तो सबसे पहले वर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो शब्द है अमास, समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ब है। हिंदी मीनिंग जो है इकट्ठा करना, और इंग्लिश में कहते हैं इसे टू कलेक्ट समथिंग या टू गैदर समथिंग। अब किस चीज़ को कलेक्ट करना है, किस चीज़ को गैदर करना है? टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना या ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करना। स्पेशली मनी की बात हो रही है, तो जब मनी को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, तो हम कहते हैं हमने मनी को अमास किया है। या फिर इंफॉर्मेशन या डेटा के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसे, अमास करना। किसी पर्टिकुलर जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तब हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं ना, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और डेटा, तो हम अमास करते हैं बाय कलेक्टिंग इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं तो एक दिन में तो होगी नहीं, काफ़ी लंबे समय से रिसर्च वो चलती जा रही है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ों को इकट्ठा करना, एक तरीके से अमास करना। शी हैज़ अमास्ड अ ह्यूज फॉर्चून फ्रॉम हर नॉवेल्स। उसने नॉवेल्स लिखी होगी, वो ऑथर होगी, तो उसकी नॉवेल से उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है अमास कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, जोड़ लिया है पैसा। शी इज़ अमासिंग अ लॉट ऑफ डेटा फॉर हर थीसिस। थीसिस बेसिकली कोई टॉपिक होता है जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मास्टर्स में होता है, ये पीएचडी में होता है। तो थीसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अमास कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ड यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जा रहा है जिस वर्ड का, वो ये भी आपने देखना है क्या वो वर्ड उसी तरीके से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब जैसे ये वर्ब है तो क्या यहाँ पे वर्ब की तरीके से यूज़ है कि नहीं है, तो आप सारे सेंटेंसेस में देखते चलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैज़ के बाद V3 है, इज़ के बाद ING है, ठीक है। तो नाउन है तो नाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे वर्ड पे आपकी थोड़ी पकड़ बनेगी, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो फंक्शनल इंग्लिश के बेसिस पे आते हैं। आजकल वोकैब वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी फंक्शन के बेसिस पे पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट के अंदर हो, फिलर्स के अंदर हो, या फिर और भी कहीं पे अगर जहाँ वोकैबलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसका फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम फंक्शंस के बेसिस पे चीज़ों को समझेंगे, ना कि बस वर्ड पढ़ा और वर्ड का मीनिंग बस रट लिया हमने, हाथ रख रख के याद कर रहे हैं और आगे भागते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? असेंबल समथिंग या फिर एक्यूमुलेट समथिंग, गैदर समथिंग। अमास को कैसे याद करेंगे? अमास को दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक है ऐड, एक है मास। तो मास मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना। तो जब चीज़ों को ऐड करते हैं तो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, मतलब आप उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है, अमास किया हुआ है, जितना भी गंध है, और ये पैसों की बात हो रही है। उसके बाद अगला है आपके सामने एक्रीमोनियस, काफ़ी अच्छा शब्द है। एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कटु। इंग्लिश में कहते हैं फुल ऑफ एंगर या फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, दो लोग एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं, तो वो जो डिस्प्यूट हो रहा है वो एक्रीमोनियस है। या फिर बैड फीलिंग है दो लोगों के बीच में, ठीक है। एंग्री है, बिटर, बिटर मतलब कड़वाहट है। एसिड यहाँ पे वो वाला एसिड तेजाब वाला नहीं है। अगर एसिड है तो मतलब एक तरीके से हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। जैसे एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस, वेजेस को लेके, इनकम को लेके कैसा डिस्प्यूट हुआ है? एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, ऐसा झगड़ा हुआ है जिसमें दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। उनकी जो मैरिज है वो ख़त्म हुई है 8 साल पहले। कैसे ख़त्म हुई? एक एक्रीमोनियस डाइवोर्स में ख़त्म हुई। मतलब डाइवोर्स ऐसे नहीं हुआ कि चुपचाप हो गया, मतलब म्यूचुअली कंसेंट था, ऐसा नहीं था। लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, है ना। तो नहीं बन पाती होगी, तो एक्रीमोनियस डाइवोर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। मैं हर वर्ड में नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपको खुद ये चीज़ देख के चलनी है। जैसे एन आर्टिकल डिस्प्यूट के लिए तो ये नाउन है, और नाउन को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। जैसे OUS वाला वैसे भी आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है। कैसा डाइवोर्स है? एक्रीमोनियस डाइवोर्स है, ये नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। आप बस ये देखिए कि मीनिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, सिनोनिम क्या है और हिंट क्या है। जल्दी जल्दी से देखना है, क्योंकि हमें नज़रों से निकालने हैं वर्ड्स को, इनकी मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ शब्दों को, एक आप खुद से पढ़ रहे हैं, एक मैं बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, जब आप मुझे सुनते जाएंगे, इन शब्दों को मैं बोल बोल के आपको समझाता चला जाऊँगा, तो आपके कानों में वो चीज़ बैठेगी, तो जल्दी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। एक्रिड है, बिटर है, एम्बिटर्ड है, हार्ड है, रिसेंटफुल है, सोर है। और एक्रीमोनियस में अगर आप देखेंगे एक्री, क्री है, तो क्री से हम लोग बनाएंगे क्राई। तो क्राई, क्राई आप कब करते हैं, रोते कब हैं? जब सामने वाले ने आपको कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी हैं, आप पे गुस्सा हो गया है, आपसे आर्ग्यू करने लग गया है, आपके बीच में बिटर रिलेशनशिप है ना। चलिए, जैसे ये एक दूसरे के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं, ये एक्रीमोनियस इनका डिस्प्यूट हो रहा है। तू कुत्ता है, ऐसे चलता है, बचपन में करते थे हम लोग। चलिए, एनॉमली,
एनॉमली क्या है? एनॉमली एक नाउन है, हिंदी में मीनिंग होता है अनियमितता, इंग्लिश में समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हो रही है यूजुअली जैसे होती है वैसे ना होकर रास्ता ही चेंज कर ले, किसी और तरीके से होने लग जाए। जैसे आपने वो मूवी देखी है ये जवानी है दीवानी, उसके अंदर वो करता है कि नैना मैं को एक बार याद करने दो, नैना मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, मैं भागना चाहता हूँ बस, मैं उड़ना चाहता हूँ बस, मैं रुकना नहीं चाहता, है ना। उसमें एक डायलॉग, एक ऐसा डायलॉग है आपको याद हो तो, कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो, नौकरी के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चे करो, और उसके बाद रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतज़ार, ऐसा कुछ है। तो मैं रुकना नहीं चाहता, मैं भागना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, है ना, ऐसा कुछ करके, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो अलग तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, जैसे सब जी रहे हैं वैसे ना जी के रास्ता ही बिल्कुल बदल लिया है। एनॉमली क्रिएट हो गई है, अनियमितता आ गई है, समथिंग जो कि डेविएट कर गई है, जो कि स्टैंडर्ड है, यूजुअल है और एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। प्रेजेंट सिस्टम में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, चीज़ें रेगुलर तरीके से नहीं हो रही हैं, यहाँ पे ये सेंस है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंप्यूटर चेक्स कर रही है टैक्स रिटर्न्स को लेके, और वो ढूंढ रही है एनॉमलीज जिससे पता लगे कि फ्रॉड हो रखा है। जैसे सब टैक्स पे कर रहे हैं तो ये रेगुलरिटी है, कुछ लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो ये इरेगुलरिटी है, ठीक है। एनॉमली क्रिएट हो रही है, लोग जैसा करना चाहिए वैसा ना करके अलग तरीके से कर रहे हैं, अनियमितता क्रिएट हो गई है। तो एबनॉर्मेलिटी है, इरेगुलरिटी है, इनकन्सिस्टेंसी है, इनकॉन्ग्रुइटी है, डेविएशन है। एनॉमली और एबनॉर्मेलिटी कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, तो आपको याद रहेगा। जैसे अगर आप देखेंगे इन सब का रंग एक जैसा है और इसका रंग अलग है, तो यहाँ पे ये एनॉमली क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। अगला है एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड आपने सुना होगा, एप्टीट्यूड एक नाउन है, हिंदी में मीनिंग होता है योग्यता, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल एबिलिटी या स्किल। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो एप्टीट्यूड होता है वो आपकी क्वांट्स की जो स्किल है वो चेक करता है, क्वांट्स की जो नॉलेज है वो चेक करता है। क्वांट्स मतलब मैथ्स, वही। माई सन हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट, तो स्पोर्ट का कोई टैलेंट नहीं है। वी विल टेक योर पर्सनल एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटीज़ इनटू अकाउंट। इनटू अकाउंट का मतलब कंसिडर करना, तो कहीं शायद आप इंटरव्यू देने गए होंगे, वो कह रहे हैं कि आपके जो पर्सनल एप्टीट्यूड्स और जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे। टैलेंट, फिटनेस, गिफ्ट, स्किल, एबिलिटी, ये इसके सब सिनोनिम है। रिमेंबर दिस वर्ड फ्रॉम वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं उससे आपको याद रहेगा, जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें बेसिकली आपका आईक्यू या स्किल या टैलेंट का टेस्ट हो रहा है। अगला है एलिमनी, बहुत अच्छा शब्द है ये। एलिमनी एक नाउन होता है, हिंदी में बोलते हैं परित्यक्ता पत्नी के लिए वृत्ति या जीविका। परित्यक्ता मेरे ख्याल से ये त्याग दी गई पत्नी है जिसके साथ डाइवोर्स हो गया है, तो उसके लिए वृत्ति, वृत्ति मतलब कुछ गुजारा बसर करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, जीविका। पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ, आपका आपकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया है किसी भी रीज़न की, एक्रीमोनियस डाइवोर्स हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, और वो शादी से पहले आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो खुद कोई काम नहीं करती थी, आप करते थे मान लीजिए। तो अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसका जो गुजारा बसर है, उसका जो खर्चा पानी है वो आप देंगे, ठीक है। तो वो जो पैसा आप देंगे, चाहे आप वन टाइम में दें, अब वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना आप दे सकते हैं, कितना आपको देना है। जैसे एक बारी में 10-20 लाख रुपए दे दिया, या फिर आप हर महीने देंगे, जितना आप कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा जो डाइवोर्स आपकी वाइफ है उसको देंगे, तो वो बेसिकली एलिमनी होती है। ही इज़ सैड टू हैव पेड 3 लाख एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ। बाकी ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपने साथ ये दुर्घटना या फिर जो भी है ये इवेंट, ये ओकेजन नहीं हुआ है, ठीक है। मेंटेनेंस, सपोर्ट और प्रोविज़न। मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना, सपोर्ट देना एक तरीके से, प्रोविज़न कुछ एक तरीके से आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। एली मनी को कैसे याद करेंगे, एली से रहेगा ऑल, मनी से रहेगा मनी, तो ऑल मनी, तो ऑल आई नीड इज़ मनी, मनी मनी चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए पैसा पैसा पैसा, तो एली मनी मतलब पैसा, मोनी से मनी याद आ जाएगा। अगला है एटोन। एटोन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। क्या होता है भाई, प्रायश्चित करना। टू डू समथिंग दैट शोज दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड यू डिड एंड मेक अमेंड्स फॉर। मतलब अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है और उसके लिए आपको पछतावा हो रहा है, आप प्रायश्चित करना चाह रहे हैं, तो आप एटोन कर रहे हैं। और एटोन के साथ फोर जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है, एटोन फोर। यहाँ पे भी आप देखेंगे एटोन के साथ जो फोर है वो फिक्स्ड है, ठीक है भाई। यू मस्ट एटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर जो तुमने अत्याचार किया है उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित जरूर करना चाहिए।
डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसने एक्सप्रेस किया है अपनी इच्छा, जिसमें वो क्या करना चाहता है, पास्ट में जो उसने जुर्म किए हैं ना, सेंस का मतलब कोई अपराध, कोई क्राइम, कोई जुर्म, तो उसके लिए वो क्या करना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है, कॉम्पनसेट करना चाहता है। अपोलोजाइज, कन्फेस, एक्सक्यूज, एक्सप्लेन अवे, एक्सटेनुएट, ये सारे इसके सिनोनिम है। अच्छा, एटोन को आप कैसे याद करेंगे, एट ओन, दो पार्ट में से तोड़ लीजिए। तो उसको रियलाइज हो गई है उसकी गलती, एट हिज ओन, एट ओन खुद से ही हो गई है, खुद से गलती रियलाइज हो गई है, इसलिए वो एटोन करना चाहता है, मतलब प्रायश्चित करना चाहता है। ठीक है भाई, इसको मेक अमेंड भी बोलते हैं, बहुत अच्छा इसका ये सिनोनिम है मेक अमेंड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अमेंड्स फॉर समथिंग का मतलब भी कंपनसेट करना और एटोन करना। जैसे ये दीदी रूठ गई हैं, भैया उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ कह दिया होगा बुरा भला और अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी इनमें मानेगी कि नहीं मानेगी हमें नहीं पता है, बाकी का एपिसोड आगे चल के पता लगेगा। ठीक है, चलिए, एम्बिगुअस, एम्बी जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है बोथ, टू से रिलेटेड है। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है, ये ओ यू एस वाले सफिक्स आपको ध्यान होंगे, ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट, एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, समटाइम्स इंटेंशनली। मतलब अगर किसी एक चीज़ के एक से ज़्यादा मीनिंग आ रहे हैं और वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो वो चीज़ एम्बिगुअस है। जैसे आपने किसी को प्रपोज किया, आपने कहा कि विल यू बी माई सोलमेट, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो कोई आजकल कह नहीं रहा है भाई, है ना, जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता है, आजकल लोगों को ये लगता है रूहानी प्यार है, तो विल यू बी माई सोलमेट। तो सामने वाले ने जवाब दिया, तू ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब उसने हाँ की क्या, नहीं, उसने ना की क्या, नहीं, तो उसका कैसा जवाब था, एम्बिगुअस जवाब था, क्लियर नहीं था, एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, समटाइम्स इंटेंशनली। ठीक है भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो, हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवट एम्बिगुअस। कोई सवाल पूछा होगा, जो उसका रिप्लाई दिया उसने, तो उसका जो रिप्लाई था वो एम्बिगुअस था, मतलब क्लियर नहीं था। जो वर्डिंग है एग्रीमेंट की, वो एम्बिगुअस है। एग्रीमेंट की जो वर्डिंग होती है वो एम्बिगुअस ही होती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, तो उसकी जो वर्डिंग है वो एम्बिगुअस होती है। कैसे भाई, आप कभी पढ़िएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे पढ़िए। एक तो 50-50 पेजेस का होता है, कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, दूसरा उसकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल होती है और जानबूझ के इस तरीके से घुमाई गई होती है कि वो कंपनी के फेवर में ही होती है। मतलब दिखाया इस तरीके से जाता है कि ये म्यूचुअल आपके और हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट अगर आप कंपनी छोड़ के जाना चाहेंगे ना, और अगर आप कुछ चीज़ डिमांड करेंगे कि भाई ये तो एग्रीमेंट में लिखी थी, वो बातें इस तरीके से लिखी गई होती हैं, वो घुमा देते हैं उसको और कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हैं कि ये तो कंपनी के फेवर में ही, आपके फेवर में कुछ होता ही नहीं है। तो वो लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है भाई, द वर्डिंग ऑफ एग्रीमेंट इज एम्बिगुअस। इक्वी वोकल, इक्वी मतलब इक्वल, वोकल मतलब बोलना, तो इक्वल बोलना, इक्वल मतलब हाँ भी करना ना भी करना, तो समझ में नहीं आना कि क्या करना। ठीक है, एम्बिवेलेंट भी वही होता है। एम्बी और एम्फी आप ध्यान रखेंगे, एम्बी, एम्बली लिख दिया मैंने, तो एम्बी और एम्फी, इनका मतलब होता है बोथ। ठीक है, एम्बी मीन्स टू या बोथ। जैसे आपने एम्फीबियंस सुने होंगे, ऐसे क्रिएचर जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर पे भी रहते हैं। ठीक है, तो एम्बी में भी कुछ बोथ का सेंस है, तो मतलब दो का सेंस आ रहा है, तो दो दो मीनिंग आ रहे हैं एक चीज से, मतलब चीजें अनक्लियर हैं, अस्पष्ट है। जैसे इसने बोला कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, तो उसने बोला भाई यू वॉन्ट मी टू गेट यू अ टैक्सी और टेल यू यू आर अ टैक्सी। अब ये कहने चाह रहे थे भैया कि टैक्सी बुला दो, बट उन्होंने थोड़ा इनफॉर्मल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, कॉलिक्वल लैंग्वेज है ये, कॉल मी अ टैक्सी। अब पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि मुझे टैक्सी बुलाओ, जबकि हमें पता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए टैक्सी बुला दो, यस और नो। तो ये कंफ्यूज हो गई हैं और कह रही हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि आपके लिए टैक्सी बुला दें या आपको ही टैक्सी बुलाएं। एब्ज्योर, एब्ज्योर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्यागना, पब्लिकली रिनाउंस करना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, एस्च्यू कर देना। आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, कोई क्लेम है, कोई कोज है, त्याग देना। आपको एब्ज्योर करना है सिंफुल एक्ट्स के परस्यूट को। सिंफुल एक्ट्स मतलब गलत काम जो कर रहे हैं, उसके पीछे जो भाग रहे हैं, इन चीज़ों को आप त्याग दीजिए। रिलीजन को त्यागने की बात हो रही है, उसने एब्जॉर्ब कर दिया रिलीजन, या उसने एब्जॉर्ब कर दिया उसकी लाइफ किस चीज़ की, डिसिपेशन की। ये दो अलग अलग हैं, ऑब्लिक लगा हुआ है, तो उसने एब्जॉर्ब किया उसकी लाइफ डिसिपेशन। डिसिपेशन मतलब अय्याशी, खाना पीना, मौज लेना, फुल पैसे उड़ाना। तो डिसिपेशन की जो लाइफ है उसे त्याग दिया है, अब साधु संत बन गया है। ठीक है, गिव अप कर देना, डेजर्ट, अबैंडन, अवॉइड, डिस्क्लेम, एस्च्यू, एस्च्यू बताया ना, एस्च्यू वॉयलेंस के लिए आता है, वॉयलेंस को एस्च्यू कर दो मतलब त्याग दो।
एब्जोर को आप कैसे याद करेंगे? एब्जोर जो मिलता जुलता है वो इंजर से, तो इंजर का मतलब चोट लगना। तो जब आपको चोट लगती है तो आप जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो उससे आपको ध्यान आ जाएगा। अगला है एडज्योर। एडज्योर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है शपथ लेकर कहना, आस्क फॉर और रिक्वेस्ट समथिंग, या फिर कमांड समथिंग। जैसे आई एडज्योर यू टू टेल मी द ट्रुथ, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ या कमांड देता हूँ कि मुझे सच बताओ। घर पे होता है ना, आपने कोई गलत काम किया तो मम्मी कहती है सच बता दे। मतलब एक झूठ बोलेगा तो मतलब एक झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, सच बता दे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और जैसे ही मम्मी बोलती भी है कि सच कहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, तेरे को छोड़ दूंगी, सच बोल दे। और जैसे ही सच बोलते हो और चपले जूत बजते हैं पूरे तगड़े वाले, है ना, कूट देती है मम्मी या पापा हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है भाई। बचपन में ये छलावा हमारे साथ बहुत हुआ है। आई एडज्योर यू टू टेल मी द ट्रुथ, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ या कमांड देता हूँ कि मुझे सच बताओ। जज ने एडज्योर किया उसको कि भाई आंसर करो इस सवाल का ट्रुथफुली, सही सही बताओ सच क्या है। कि गीता पर हाथ रखकर सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना है, तो वो एडज्योर किया जा रहा है, उसे बैक किया जा रहा है, एंट्रीट या इम्प्लोर किया जा रहा है। एडज्योर को ऐसे याद करेंगे, ज्योर, ज्योर मतलब जुरी, ज्योर से जुरी याद रखें। जुरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, और जजेस क्या करते हैं? कमांड देते हैं, तो ये याद हो जाएगा। अगला है एलिज। एलिज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। आपने अखबार में बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, अखबार वालों का काफ़ी फेवरेट शब्द है ये। क्लेम करना या असर्ट करना कि किसी इंसान ने कुछ किया है इलीगल, गलत किया है, और बिना किसी प्रूफ के इस बात को क्लेम करना कि इसने ये किया है, उसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। तो हम कहते हैं तथाकथित तौर पर ऐसा हुआ है, पता नहीं है, प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा हुआ है, तो वो एलिज किया जा रहा है। उसने एलिज किया कि उसके साथ असोल्ट हुआ है, मतलब उसके साथ मोलेस्टेशन हुई है, छेड़खानी हुई है उसके साथ। She is alleged to have been at the center of an international drug ring. International drug ring कह रहा हूँ, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर हो रहा है। इंटरनेशनल ड्रग रिंग जो है, पाया गया है कि वो जो लड़की है, तथाकथित तौर पे पाया गया कि वो जो लड़की है वो इंटरनेशनल ड्रग रिंग के सेंटर में है, मतलब इसका हाथ है उसके अंदर, तो ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा है। तो किसी को रिप्लांट करना, फंसा देना, मतलब वही आरोप लगाना एक तरीके से। रिसीट, एलिज, बुक, ट्रांसप्लांट, एट्रीब्यूट, ये सारे इसके नियर सिनोनिम है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कोई भी दो वर्ड आपस में एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते हैं। मतलब कोई भी दो शब्द आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला वर्ड इस वर्ड का सिनोनिम है, तो वो नियर सिनोनिम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो और उस पर्टिकुलर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो, हालांकि मीनिंग भले ही सेम आ रहा हो। जैसे अगर मैं बोलूँ फिनिश और मैं बोलूँ कंप्लीट, अब आपको लगेगा दोनों ही सेम है, खत्म एक तरीके से। बट ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा आ जाए जो आपको सारा दिन खुश रखे, जिसके साथ आप ऐसा फील करते हैं कि आप सातवें आसमान में हैं, तो आपकी लाइफ क्या है? कंप्लीट है। बट वहीं कोई ऐसा आ जाए जो सारा दिन आपसे आर्ग्यूमेंट करता रहे, तो आपकी लाइफ क्या है? फिनिश है। तो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है ना भाई, भले ही दोनों मीनिंग अब आप सेम लग रहे हो आपको, एक दूसरे के सिनोनिम आप इनको बोल दें, बट एक दूसरे के सिनोनिम कभी भी कोई दो वर्ड एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते हैं, नियर होते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। एग्जामिनेशन में भी नियर सिनोनिम ही पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट सिनोनिम होते ही नहीं है। क्योंकि साउंड्स लाइक इलीगल, तो एलिज में लिग कुछ ऐसा दिख रहा है, लेग, लीगल, इलीगल, तो एलिज इलीगल। सो स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ इज इलीगल। अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और प्रूफ नहीं है, तो भाई ये इलीगल है, तो इससे ध्यान आ जाएगा, एलिज और इलीगल। चले भाई, चलिए अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस वर्ड का नाम है एक्मे। क्या होता है जी एक्मे? एक्मे बेसिकली नाउन है जिसका मीनिंग होता है शिखर। इंग्लिश में कहते हैं द हाईएस्ट लेवल अटेनेबल, मतलब कि इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, ये सबसे अंतिम चरण है, आखिरी पड़ाव है जिंदगी में, इससे ऊपर आप कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ है कि अब आपके लिए मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, ठीक है। To act on this world famous stage is surely the acme of any actor's career। मतलब अगर कोई एक्टर है, उसको लगता है कि अगर मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊं या इस एक्टर के साथ काम कर लूं या इस डायरेक्टर के साथ काम कर लूं, तो ये मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट अटेनेबल है, इससे ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एक्मे बोलेंगे। जैसे किसी के लिए ऑस्कर पाना जो है वो एक तरीके का एक्मे है, ठीक है। तो कह रहा है इस वर्ल्ड फेमस स्टेज पे एक्ट करना श्योरली एक हाईएस्ट पॉइंट है किसी एक्टर के करियर का। तो होगी कोई स्टेज, हमें नाम नहीं बताया है।
चैपलिन की जो सिटी लाइट्स थी मार्क द एक्मे ऑफ हिज फिल्म मेकिंग करियर। फिल्म मेकिंग करियर का जो एक्मे था, किसी किसी एक्टर की या डायरेक्टर की मूवी होती है ना कि इससे ऊपर तो वो बना ही नहीं पाया है, ये सबसे इसका ऐसा ऐसे इसने आर्ट क्रिएट की है, ऐसी कला क्रिएट की कि इससे इसके बियॉन्ड नहीं जा पाया, वो ये हाईएस्ट लेवल था। तो वो बेसिकली क्या है, एक्मे। तो टॉप है, एपिक्स है, पिनाकल है, पैरामाउंट है, ये सारे इसके सिनोनिम है, नियर सिनोनिम है। अच्छा, इसे याद करेंगे एक्ने से। एक्ने, एक्ने क्या होता है, एक्ने होता है पिंपल, ठीक है। जैसे पिंपल आपकी स्किन के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट जैसे ऊपर आ जाता है ना ऐसे, तो जैसे पिंपल आपकी स्किन पे हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसे ही एक्मे भी क्या होता है, किसी जगह का हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं आप। क्लियर, ध्यान आ जाएगा। सही है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्मे कह सकते हैं। और इस वर्ड को हम लिटरली और फिगरेटिवली दोनों यूज कर सकते हैं। लिटरली मतलब लिटरली हाईएस्ट पॉइंट, और फिगरेटिवली मतलब इनडायरेक्टली, किसी के माइंड में कोई हाईएस्ट पॉइंट है, समझे। लिटरल मतलब लिटरली असली में, डायरेक्टली। फिगरेटिवली मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। कि अगर मेरे माइंड में मान लो ये स्टेज हाईएस्ट पॉइंट है, या इस एक्टर के साथ मुझे काम करना ये मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट है, तो एक्चुअल में वो हाईएस्ट ऊंचाई पे थोड़ी है कोई वो चीज़, वो मन में ऊंचाई पे है ना। तो लिटरली मतलब एक्चुअल में ऊंचाई पे होना जैसे ये है, फिगरेटिवली मतलब इनडायरेक्टली। तो ये दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इनको यूज करता रहूंगा, लिटरली और फिगरेटिवली। एनोलॉजी, एनोलॉजी एक नाउन होता है जिसका मतलब है समानता। छोटे होते हम लोग करते नहीं थे, ऐसे बीच में लाइन लगाते थे, इधर लिखते थे होमोजेनियस, इधर लिखते थे हेट्रोजेनियस, तो दोनों को डिस्क्राइब करते थे। और मैं तो ऐसे याद करता था, होमोजेनियस में ये होता है, हेट्रोजेनियस में ये नहीं होता। होमोजेनियस के 2 ये होते हैं, हेट्रोजेनियस के 3 ये होते हैं। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मतलब आप समझ गए ना, छोटे होते कैसे याद करते थे। चलो, एनोलॉजी बेसिकली एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समानता, ड्रॉइंग अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो सम सिमिलैरिटी इन सम रिस्पेक्ट। तो बीच में लाइन लगा के एक तरफ कुछ लिखना, दूसरी तरफ कुछ लिखना, और दोनों में सिमिलैरिटी शो करना, मतलब एनोलॉजी ड्रॉ कर दी है आपने। क्लियर है भाई। टिपिकली फॉर पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन, तो एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग एनोलॉजी ड्रॉ करते हैं। इट ड्रू एन एनोलॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ वास्ट कंप्यूटर। तो बीच में लाइन लगाई, एक तरफ ब्रेन बनाया, एक तरफ कंप्यूटर बनाया, दोनों की कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों में सिमिलैरिटी बताई जा रही है एनोलॉजी ड्रॉ करके। तो एक फॉर्मल एनोलॉजी को बिल्ड किया गया उनके बीच में, मतलब कंपैरिजन शो किया गया। इक्वालिटी, सिमिलैरिटी, पैरिटी, पैरेललिज्म और एफिनिटी ये इसके सिनोनिम है। अगला है अप्रेज, बहुत सिंपल सा वर्ड है। अप्रेज एक वर्ब होता है, मूल्यांकन करना। जैसे आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ आपका अप्रेजल होता है, वो अप्रेजल और अप्रेज से ही बना है वो, ठीक है। अप्रेजल नाउन होता है, अप्रेज वर्ब होती है। तो अप्रेज मतलब आपका मूल्यांकन होता है कि इस साल आपने कैसा काम किया है, तो अगले साल आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट सैलरी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जज करना, किसी को असेस करना, किसी की क्वालिटी, किसी की वैल्यू को, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस के एंड में ट्रेनी टीचर्स को बोला गया कि वो अप्रेज करें, जज करें उनकी खुद की परफॉर्मेंस को। तो असेस करना, एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, जज करना, रेट करना, रिव्यू करना, ये सारे इसके नियर सिनोनिम है। एक अप्रेज का मतलब होता है मूल्य निर्धारित करना, किसी का प्राइस या वैल्यू सेट कर देना। जैसे दे अप्रेज द पेंटिंग एट ₹1 लाख, तो उस पर्टिकुलर चीज का जो प्राइस है वो तय कर दिया है, अप्रेज कर दिया है। अगला है एडिज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एडिज एक नाउन होता है जिसका मतलब है कहावत, वाइज सेइंग और प्रवर्ब, लोकोक्ति, मुहावरे, कोई कहावत। उसको याद आई पुरानी कहावत, क्या, ट्रुथ शैल प्रिवेल्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। However, the old adage that a book can never be judged by its cover rings true here, है ना। एक कहावत आपने सुनी हो, किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए पहले। तो कह रहा है कि ये कहावत यहाँ पे ट्रू साउंड कर रही है, मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। सेइंग, प्रोवर्ब, मैक्सिम, ये सारे इसके सिनोनिम है। एडिज को कैसे याद करेंगे, एड से बनाएंगे ओल्ड, और एज तो आपको पता ही है, तो ओल्ड एज में एड से बनाएंगे ओल्ड। तो ओल्ड एज में क्या कहते हैं लोग, कहावतें हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े सियाने लोग कहावतें कह गए हैं, तो ओल्ड एज में एडिज कह गए हैं, तो इससे याद आ जाएगा। एडवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये TY वाले ध्यान रखना, ठीक है, नाउन होते हैं। एडवर्सिटी नाउन है जिसका मतलब होता है कठिनाई, मुश्किल घड़ी जो होती है, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है, वो हमेशा खुश रहती है किसमें, एडवर्सिटी में। बुरे समय में भी वो हमेशा खुश रहती है, मुश्किल टाइम में भी वो हमेशा हंसती, गाती, नाचती, खेलती रहती है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्वालिटीज इन अ पर्सन, बिल्कुल सही बात है। जब बुरा समय आता है तो बेस्ट क्वालिटीज निकल के आती हैं किसी पर्सन की।
जब मतलब थोड़ा सा हमें घिसा जाता है तभी हमारी चमक निकल के आती है, ठीक है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट क्वालिटीज इन पर्सन। मिसफॉर्चून, डिफिकल्टी, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, एफ्लिक्शन, पॉवर्टी, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इसको ऐसे याद करेंगे, आफ्टर द यूनिवर्सिटी, जब आप जॉबलेस होते हैं तो आप एडवर्सिटी में होते हैं, सही बात है। यूनिवर्सिटी भी पास, मतलब यूनिवर्सिटी चले गए, डिग्री ले आए, अब जॉबलेस हैं, तो आफ्टर द यूनिवर्सिटी वी आर इन एडवर्सिटी, आफ्टर द यूनिवर्सिटी वी आर इन एडवर्सिटी, मुश्किल घड़ी में आ जाते हैं और ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं चीज़ों की, है ना। चलिए, लगे रहते हैं हम लोग। जैसे ये मेहनत कर रहा है, ऊपर पहाड़ पे चढ़ा रहा है, तो इसके लिए एडवर्सिटी क्रिएट हो रही है। अगला है एब्जॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। एब्जॉल्व एक वर्ब है जिसका मतलब मुक्त करना, फ्री करना, बाइज्जत बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, दोष मुक्त कर देना, या किसी को पनिशमेंट से फ्री, या किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आपने सौंपी हुई थी, ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर थी, उससे आपने मुक्त कर दिया। द रिपोर्ट एब्जॉल्व्ड हर फ्रॉम या ऑफ ऑल द ब्लेम ऑफ एक्सीडेंट, जो ब्लेम लगा था एक्सीडेंट का उससे वो बाइज्जत बरी हो गया। एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम भी आता है और ऑफ भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस दायित्व से क्या करता हूँ, एब्जॉल्व करता हूँ, मतलब फ्री करता हूँ। तो एक्सोनरेट करना बहुत अच्छा वर्ड है, विंडिकेट करना, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड है। एक्विट करना, एक्सकल्पेट करना, क्लियर। जैसे कल्प जो वर्ड होता है, कल्प का मतलब क्राइम है, ठीक है, और एक्स का मतलब क्या है, आउट, तो एक्सकल्पेट करना, क्राइम से मुक्त कर दिया आपने, ठीक है। रिलीजिंग द पर्सन फ्रॉम जेल, पुलिसमैन सेज यू कैन गो, आई हैव सोल्ड द क्राइम। तो एब्जॉल्व को कैसे याद करेंगे, सॉल्व से याद करेंगे। तो क्राइम सॉल्व हो गया है, मतलब आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, आप एब्जॉल्व हो गए हैं, तो सॉल्व हो जाने से एब्जॉल्व हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे अपना निर्णय दे दिया है जज ने और आपको एब्जॉल्व कर दिया, एक्विट कर दिया। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड एक वर्ब है जिसका मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, सीक्रेटली, छुपके से। गो अवे सडनली, अचानक से चले जाना, या सीक्रेटली कहीं चले जाना, ठीक है। द प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड लास्ट नाइट, कैदी जो हैं वो भाग गए हैं पिछली रात को। वो लड़की भाग गई है बोर्डिंग स्कूल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो फरार हो जाना, एस्केप या फिर फ्ली। इसको याद करेंगे अब और स्कोन्ड से, तो स्कोन्ड बनाएंगे सेकंड, ठीक है, और अब से बनाएंगे एब्सेंट, तो एब्सेंट इन सेकंड, एब्सेंट इन अ सेकंड, एक सेकंड में एब्सेंट हो गए हैं, मतलब भाग गए हैं, ठीक है, रन अवे कर गए हैं, हाइड हो गए हैं वो। जैसे ये भाग रहा है अपना ढिच्चक ढिच्चा पूरा, ठीक है। दबे पैर, एफ्रे, एफ्रे बेसिकली क्या है, एक नाउन है। ढिच्चक ढिच्चा क्यों किया मैंने ये भाग ही ऐसे रहा ढिच्चक ढिच्चा वाला चलो चलो, एफ्रे, एफ्रे बेसिकली नाउन है जिसका मतलब होता है दंगा। चलिए, बवाल मच गया, ग्रुप फाइट हो गई है पब्लिक प्लेस के अंदर। शाका, शाका बेसिकली मेरा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं, घर के पास रहता था, थोड़ा गुंडा बदमाश टाइप का, मतलब था नहीं गुंडा बदमाश, मतलब थोड़ा होता है ना माचो रफ टफ थोड़े से, मतलब तो उस टाइप के, मतलब उसने खुद का नाम शाका रखा हुआ है कि आज से सब मुझे शाका बुलाएंगे। उसका नाम कुछ और है वैसे, बट उसने खुद का नाम शाका रखा हुआ, आज से सब मुझे शाका बुलाएंगे। तो शाका के ऊपर इल्जाम लगा है एफ्रे को कोज करने का, दंगा करने का, लड़ाई झगड़ा करने का। He had got into a drunken brawl in a bar. Drunken brawl का मतलब है दारू पी के लड़ाई कर ली है, जो दंगा फसाद हो गया है। तो ब्रॉल को कैसे ध्यान करें, याद करेंगे, बवाल हो गया है, ठीक है, बवाल हो गया है। नॉइजी फाइट एंड ऑल्टरकेशन भी यही होता है, लड़ाई झगड़ा। एफरे को कैसे याद करेंगे, एफरे, अफरा तफरी हो गई है, एफरे को ऐसे याद करेंगे, अफरा तफरी हो गई है ना, मतलब लड़ाई हो गई है। चलिए, तो जैसे ये यहाँ पे ब्रॉल है और एफरे कह सकते हैं, और ये देखो कितने रजियर है, बत्ती सी दिखा रहा है ये। चलो, एनाइलेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनाइलेट एक वर्ब जिसका मतलब है सत्यानाश करना, निष्ठो नाबूद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना हर एक चीज को। डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी ना बचना, इस हद तक चीजें निष्ठो नाबूद हो जाना। न्यूक्लियर बॉम्ब बेसिकली क्या करेगा, सारी मानवता को एनाइलेट कर देगा। सो फार देर इज नथिंग दैट कैन एनाइलेट कैंसर, अभी कैंसर को ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरीके से मिटा दे। तो किल करना, डिस्ट्रॉय या ऑब्लिटरेट करना। एनाइलेट को ऐसे याद करेंगे, एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब भी किसी चीज को हटा देना, खत्म कर देना। अच्छा, ऑब्लिटरेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी समझ लेंगे, सेम ही है, जैसे ये हिरोशिमा नागासाकी वाला एक तरीके से मान लीजिए आप, ठीक है, एनाइलेशन हो गया है। अच्छा, ऑब्लिटरेट समझेंगे, अच्छा वर्ड है ये
मतलब अगला नंबर नहीं है, उसी का ही पार्ट है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एनाइलेट और ऑब्लिटरेट दोनों सेम है, सर्वनाश करना, वही डिस्ट्रॉय करना, अटरली पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना। द मेमोरी वॉज सो पेनफुल, उसकी याद इतनी पेनफुल थी, ही ऑब्लिटरेटेड इट फ्रॉम हिज माइंड, अपने दिमाग से ही हटा दी, है ना। जैसे पीता हूँ गम भुलाने के लिए और ऑब्लिटरेट करने के लिए, पूरी तरीके से उसकी जो यादें हैं ना, जो दर्द है, जो इतनी पेनफुल मेमोरीज हैं, उसको क्या कर रहा है, ऑब्लिटरेट कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन द व्यू वॉज ऑब्लिटरेटेड बाय द फोग, अचानक से फोग आ जाए आपके सामने, जो व्यू है एकदम ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, तो ऑब्लिटरेट हो गया है। एबॉलिश, एनाइलेट, ब्लैकआउट, ब्लॉट आउट, कैंसिल, क्लीन, ये सारे इसके सिनोनिम है। हिंट इसका है ऑब्लिटरेट का, ऑल बी लिटरेट, ऑल बी लिटरेट, लिटरेट मतलब सब पढ़े लिखे हो गए, इससे ऑल बी तो सब पढ़े लिखे हो गए, तो मतलब इलिटरेसी डिस्ट्रॉय हो गई। ऑल बी लिटरेट, ऑब्लिटरेट तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो इलिटरेसी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। अगला है एफेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इजी वर्ड, एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग है मिलनसार, फ्रेंडली या गुड नेचर्ड पर्सन जो होता है, जिससे बात करना बड़ा आसान है, मतलब सबसे हंसता खेलता रहता है, हंसते खेलते बात करता है। एफेबल और एग्रीएबल कंपेनियन है, एफेबल और एग्रीएबल कंपेनियन है, कोई अच्छा दोस्त है, फ्रेंडली है, गुड टू टॉक, ठीक है। ही स्ट्रक मी एज एन एफेबल और एफेबल सॉर्ट ऑफ अ मैन, वो इंसान मुझे थोड़ा फ्रेंडली लग रहा है, एमिएबल लग रहा है, जेनियल है, कंजेनियल है, प्लीजिंग है, कॉर्डियल है, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। एफेबल, सोशेबल, लवेबल, लाफेबल, ये आपको सब मिलते जुलते लग रहे हैं, है ना, आसान है। चलिए अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये मस्त, बिल्कुल ये एक तो नीचे झुक के ऐसे करके एक कौन सा है ये नेचर दिखाया जाता है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है आपका वो है एमेलगमेट। एमेलगमेट क्या होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है एक होना, चीज़ों का मतलब यूनाइट हो जाना, कंबाइन हो जाना, किसी एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाना दो अलग अलग चीज़ों का, या एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाना। छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिल गई है, उसने अमेलगमेट कर लिया है, ही अमेलगमेटेड हिज कंपनी विद अनदर, दो कंपनी आपस में अमेलगमेट कर गई है। इलेक्ट्रीशियंस यूनियन जो है वो प्लान कर रही है कि वो अमेलगमेट करेगी टेक्नीशियन यूनियन के साथ। तो कंबाइन करना या मर्ज करना, यूनाइट, इंटीग्रेट, फ्यूज करना, फ्यूजन होता है ना, जैसे कंसोलिडेट करना, मिंगल करना। तो अमेलगमेट को कैसे याद करेंगे, अमेलगमेट में गेम है, तो गेम में बेसिकली क्या होता है, दो प्लेयर्स होते हैं ना, मिलके खेलते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा अमेलगमेट में गेम है, गेम में दो प्लेयर्स मिलके खेलते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रेलवे ट्रैक्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे अमेलगमेट कर रही हैं, यहाँ पे ये पजल को इन्होंने जोड़ दिया है, अमेलगमेट कर दिया है। अगला है अप्राइज। अप्राइज एक वर्ब है जिसका मतलब सूचित करना या फिर इन्फॉर्म करना या किसी इंसान को कुछ बताना। मिनिस्टर को बताया गया डेंजरस सिचुएशन के बारे में, उसे आगाह किया गया। प्रेस रिपोर्टर्स जो हैं उनको अप्राइज किया गया ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन, जो डिसीजन लिए हैं उसके बारे में उन्हें सूचना दी गई। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई, ये अप्रेज नहीं है, अप्रेज अलग है, अप्राइज अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फॉर्म, नोटिफाई, टेल और मेक अवेयर। वन हु विल इन्फॉर्म विल गेट प्राइज, जो इंसान इन्फॉर्म करेगा उसे प्राइज मिलेगा। तो अप्राइज को कैसे याद करेंगे हम लोग, प्राइज से। तो जो अप्राइज करेगा, जो इन्फॉर्म करेगा उसे प्राइज मिलेगा, याद आ जाएगा। आर्जुअस, इसके अंदर ड वाला हल्का सा आता है, आर्जुअस, ड बोलते हैं, डी साइलेंट नहीं होता, आर्जुअस हल्का सा साउंड रहता है बट बोलते हैं। आर्जुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कठिन, कठिन नहीं कठिन, ठीक है, कठिन और घना कसूता लागे से कठिन। चलो, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, ऐसी कोई चीज जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगे, एफर्ट लगे, एनर्जी लगे, कठिन हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। कोई आर्डुअस जर्नी है, जैसे माता वैष्णो देवी की चढ़ाई है या फिर अमरनाथ की यात्रा है या फिर कोई ट्रैकिंग आप करते हैं इन जनरल, तो वो जर्नी कैसी है, आर्जुअस है। क्लाइंब है, जैसा कि मैंने कहा आर्जुअस है। लेबोरियस, स्ट्रेनुअस, विगरस, बैक ब्रेकिंग, स्टिफ हो गया। हर्कुलिन टास्क सुना होगा, मुश्किल होता है। ऑनरस, हार्ड, हैवी, ग्रूलिंग टास्क, ये सारे इसके नियर सिनोनिम में। आर्जुअस को कैसे याद करेंगे, हार्ड टू डू फॉर अस, आर्जुअस हार्ड टू डू फॉर अस, तो कोई चीज हार्ड है तो मतलब कठिन है, कठिन कि कठिन है न आएगा वहां पे, ठीक है। ये मेहनत कर रहे हैं, कठिन काम कर रहे हैं भाई। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड एक वर्ब है, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब है किसी को अरेस्ट करना, अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, पकड़ना। पुलिस ने फाइनली एप्रीहेंडेड कर लिया है किलर को, ये वर्ब की तरीके से यूज हुआ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो हैव के बाद V3 चाहिए।
पुलिस ने चोर को अप्रीहेंड कर लिया। कैच करना, कैप्चर करना, सीज करना। अच्छा, इससे कैसे याद करेंगे? आपने बोला अप्रीहेंड और फिर बोला अप योर हैंड। एप्रीहेंड, अप योर हैंड। तो अप योर हैंड कब बोलते हैं? जब एप्रीहेंड करना हो या अरेस्ट करना हो। तो पहला मीनिंग तो ये है। दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड समथिंग, प्रिसीव समथिंग। वो इमीडिएटली समझ गई प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को एप्रीहेंड करना। इसे कैसे याद करेंगे? कॉम्प्रीहेंड से। एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। तो किसी चीज को समझना, रियलाइज करना, ग्रैप्स करना। अगला है एमिलियोरेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट एक वर्ब है जिसका मतलब है सुधरना या इंप्रूव करना, किसी चीज को बेटर बनाना, किसी बुरी स्थिति को, किसी बैड या अनप्लेजेंट सिचुएशन को अच्छा कर देना। Unless we ameliorate the condition of the working class, we cannot expect the prosperity of the country. जब तक वर्किंग क्लास की स्थिति को सुधारेंगे नहीं, तब तक देश में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते समृद्धि को। फॉरेन एड, फॉरेन एड मतलब बाहरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ड्राउट के इफेक्ट्स को एमिलियोरेट करने के लिए। ठीक है, ड्राउट के इफेक्ट्स को, ड्राउट मतलब सूखा हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट आया हुआ है, उसकी स्थिति सुधारने के लिए बाहरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेंड करना, किसी चीज़ को बेटर बनाना, एनहांस करना, इम्प्रूव करना, एनरिच करना, ये सारे इसके सिनोनिम है। ये सूखा है, ड्राउट, आपको पता होगा। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे? इमली से। ठीक है भाई, इमली। तो इमली किसी चीज़ में डालते हैं तो फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, टेस्ट इंप्रूव हो गया, तो मीनिंग ध्यान आ जाएगा आपको। ठीक है, एमिलियोरेट और इमली। ये दिख रहा है आपको? ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है ना? चलो, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इजाफा दिख रहा है, इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो रही है, वोकैब आपकी इंप्रूव हो रही है, तो बैड सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एमनेस्टी हो रही है क्या? हो ही रही होगी भाई, पढ़ाई करोगे तो। एमनेस्टी, एमनेस्टी एक नाउन है, अपराध क्षमा को बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर में आता रहता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट जो है एग्री करती है कि पनिशमेंट नहीं देगी, तो मतलब किसी को माफी दे दी। उस इंसान को जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको आपने एक तरीके से अपराध उसका जो है माफ कर दिया, क्षमा दे दिया, उसे क्षमा दे दी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एन इमीडिएट एमनेस्टी फॉर रेबल फाइटर्स। रेबल फाइटर्स मतलब जो विद्रोही थे, उनके लिए एमनेस्टी जो है अनाउंस कर दी, मतलब उनको पार्डन कर दिया, रिप्रीव कर दिया। एब्सोल्यूशन है, फॉरगिवनेस है, रेमिशन है, रेमिटल है, ये सारे उसके सिनोनिम है। अच्छा, उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसे एमनेस्टी मिल गई, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसे एमनेस्टी मिल गई, मतलब उसे माफी मिल गई। या फिर एक और इसका हिंट है, आई एम नेस्टी। नेस्टी मतलब होता है बुरा। आई एम नेस्टी, मैं बुरा हूं, फिर भी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे माफ कर देते हैं, हमारी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आई एम नेस्टी, फिर भी पेरेंट्स एमनेस्टी दे देते हैं। नेस्टी, एमनेस्टी, या फिर ऑनेस्टी से याद रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है कि ऑनेस्टी की वजह से एमनेस्टी मिल गई। एंसिलरी, एंसिलरी एक एडजेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भी, सहायक को बोलते हैं। प्रोवाइडिंग, सारे इंपॉर्टेंट है, देखो सच बताऊं तो प्रोवाइडिंग, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। प्रोवाइडिंग सपोर्ट और हेल्प टू द प्राइमरी एक्टिविटीज और ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं एक तरीके के, चाय बनाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, या फिर हाँ बस उसी टाइप के, वो जो स्टाफ होता है वो एंसिलरी स्टाफ है, एंसिलरी वर्कर्स हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है ना, प्राइमरी जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने वाले ही हेल्पर भी, जनरली वर्कर्स को भी, एम्प्लॉइज को भी कुछ लोग एंसिलरी कहते हैं, एंसिलरी स्टाफ है। कि जैसे आपकी छोटी सी कंपनी है, आपके साथ 4 लोग मिलकर काम करते हैं, उनको भी आप एंसिलरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी, एंसिलरी याद रखेगा, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, याद आ जाएगा। सप्लीमेंट्री है, एक्सेसरी है। एग्रेरियन, बहुत सिंपल सा शब्द है, एग्रीकल्चर से बना है। एग्रेरियन एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड या फिर एग्रीकल्चर, धरती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे इंडिया भी एग्रेरियन कंट्री है, ये एक प्राइमरी एग्रेरियन लैंड है। इन स्पाइट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स मतलब जो बदलाव लाए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो इंडियन एग्रीकल्चर ने क्या शो नहीं किया? रिमार्केबल प्रोग्रेस शो नहीं की है एग्रीकल्चर में बदलाव आने के बावजूद भी। तो एग्रेरियन तो पता ही है। अच्छा, कोई जगह अगर एग्रेरियन है, कोई कंट्री एग्रेरियन है, तो मतलब वो अपना पैसा कैसे बनाती है? वहां पे फार्मिंग करके, रादर देन इंडस्ट्री का यूज करके, इंडस्ट्री का यूज ना करके फार्मिंग का यूज करके अगर वो कंट्री पैसा कमा रही है, तो उस कंट्री को, या ज्यादातर जीडीपी का जो उसका हिस्सा है वो फार्मिंग से आ रहा है, तो वो जो कंट्री है वो एग्रेरियन है। क्लियर? तो एग्रेरियन में एग्री आप ध्यान रखेंगे, एग्री से क्या बनेगा? एग्रीकल्चर। तो अगला शब्द है अब्रेसिव।
अब्रेसिव लिखा नहीं है क्या यहाँ पे कुछ भी? चलिए कोई बात नहीं। अब्रेसिव बेसिकली एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कठोर। रूड या अनफ्रेंडली इंसान को बोलते हैं। ऑफेंसिव पर्सन होता है ना जो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, थोड़ा नाक पे जिसके गुस्सा चढ़ा रहता है हमेशा, अब्रेसिव। नोबडी लाइक्स हर फॉर हर अब्रेसिव एंड हॉटी बिहेवियर। कोई भी उसे पसंद नहीं करता उसके रूड पर्सनैलिटी के लिए और हॉटी बिहेवियर के लिए। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंस, ठीक है, या एरोगेंट। एन अनप्लेजेंट अब्रेसिव पर्सनैलिटी, किसी की अनप्लेजेंट पर्सनैलिटी मतलब अच्छी नहीं है। अब्रेसिव मतलब रूड है, तो एग्रेवेटिंग, अनोइंग, बॉदरसम, डिस्टर्बिंग। ये इसका पहला मीनिंग है। इसके दो मीनिंग होते हैं। पिसने या रगड़ने की वस्तु को भी अब्रेसिव बोलते हैं। जैसे दीवार पे पेंट लगा होता है तो उसको उतारने के लिए वो घिसते नहीं है हम लोग, अब्रेसिव पेपर होता है वो। क्या होता है? रेगमार्क होता है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे। सब्सटेंस यूज फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो किसी हार्ड सरफेस को, रब करके या फिर ग्राइंड करके, तो वो अब्रेसिव पेपर होता है। क्लीनर को आप अब्रेसिव बोल सकते हो, पाउडर आप अब्रेसिव बोल सकते हो। अब्रेसिव पिछले वाला मीनिंग याद रखेंगे, अब्रेसिव अग्रेसिव, अब्रेसिव एग्रेसिव, तो राइमिंग यहाँ पे आ रही है। ऑफेंसिव इंसान जो होता है वो रूड या अनफ्रेंडली होता है। एम्यूलेट बहुत अच्छा शब्द है ये, आप रिलेट भी कर पाएंगे। एम्यूलेट एक नाउन है जिसका मतलब है तावीज़, या ऐसी कोई चीज़ जो आप गले में डालते हैं या आप यहाँ पे इधर बांध लेते हैं। कुछ लोग हाथ में सलमान खान डालते हैं, वो उनके लिए एक तरीके का तावीज़ है। एक ऐसा ऑर्नामेंट है या स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी है जिससे ये माना जाता है कि वो आपको प्रोटेक्शन देगा बुरी चीज़ों के अगेंस्ट, मतलब आपके ऊपर बुरी ताकतें हैं उनका कोई असर नहीं होगा। कुछ अंगूठी डाल लेते हैं, डेंजर या डिसीज से वो चीज़ आपको बचाएगी। डोले तित्तवीत बनने या कुड़ी नजर लगन तो डरती है ना, वो यहाँ पे बांध लेते हैं, देखा होगा। इधर भी डाल लेते हैं, कुछ लोग पेट पे डालते हैं, काला धागा नीचे डाल लेते हैं, उसमें भी एक मोती टाइप का कुछ लोग डाल लेते हैं, ठीक है। आजकल वो चल रहा है वो आँख टाइप का होता है, आपने देखा होगा, नज़र से बचने के लिए। साहिल ऑलवेज वेयर एन एम्यूलेट अराउंड हिज नेक, गले में वो तावीज़ डाल के रखता है। लकी चार्म है, चार्म अगेंस्ट एविल है, मैस्कॉट है। तो एम्यूलेट लॉकेट या ब्रेसलेट, ये राइमिंग कर रहा है, याद आ जाएगा।